आइंस्टाइन ने कहा था, है ना, कि हम समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे हमने उन्हें पैदा किया। हाँ बिल्कुल। और सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजीज कुछ ऐसी ही बड़ी चुनौतियां हैं। तो आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे। संयुक्त राष्ट्र की जो ताज़ा सतत विकास रिपोर्ट आई है, SDR 2025, उसमें भारत की प्रगति कैसी रही है, और इसमें इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषण को भी साथ लेकर चलेंगे। हाँ, ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो बहुत जरूरी है ही, पर आम जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है, भारत पहली बार SDG इंडेक्स में टॉप 100 में आ गया है। 99वीं रैंक, 167 देशों में, स्कोर है 67। हाँ, ये वाकई बहुत अहम है। पिछले साल मतलब 2024 में हम 109वें पर थे और 2023 में 112वें पर, तो ये काफी बड़ा उछाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तो ठोस प्रयास हुए हैं, पर इसके पीछे क्या वजह है, विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सुधार तो अच्छा है, पर अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में केवल 17% लक्ष्य ही 2030 तक पूरे होने की राह पर हैं। सिर्फ 17%? ये तो काफी कम है। हाँ, प्रगति धीमी हो गई है और कारण वही सब है। दुनिया भर में संघर्ष, देशों की अपनी क्या कहते हैं संरचनात्मक कमजोरियां और हाँ, विकास के लिए पैसों की कमी। और टॉप पर कौन है? हमेशा की तरह नॉर्डिक देश। हाँ बिल्कुल, फिनलैंड पहले नंबर पर है, फिर स्वीडन, डेनमार्क वगैरह। अच्छा, और अगर हम अपने क्षेत्र को देखें, मतलब दक्षिण एशिया में, तो भारत कहाँ खड़ा है? यहाँ स्थिति थोड़ी मिली जुली है। हम बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान 140 से तो आगे हैं, लेकिन भूटान 74, नेपाल 85, श्रीलंका 93, यहाँ तक कि मालदीव 53 हमसे आगे हैं। ओह, अच्छा। पर एक दिलचस्प बात यह है कि 2015 से अब तक पूर्वी और दक्षिण एशिया ने कुल मिलाकर दुनिया के बाकी हिस्सों से तेज प्रगति की है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम भारत की कोशिशों पर और बात करें, एक बार जल्दी से बता सकते हैं कि ये SDGs हैं क्या? कई सुनने वाले शायद नए हो। हाँ जरूर। देखिए, SDGs यानी सतत विकास लक्ष्य, ये 17 बड़े लक्ष्य हैं जो आपस में जुड़े हैं। इनमें 169 छोटे छोटे टारगेट्स हैं। 169? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, इन्हें 2015 में UN ने अपनाया था 2030 तक हासिल करने के लिए। इनका मकसद है गरीबी, भुखमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटना। और 3 मुख्य सिद्धांत हैं। ये सबके लिए हैं, आपस में जुड़े हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, समझ गई। तो भारत ने जो ये उछाल हासिल किया है 99वें रैंक का, इसमें किन सरकारी पहलों का बड़ा हाथ रहा है? कुछ खास उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे SDG 6 यानी साफ पानी और सफाई, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। खुले में शौच कम हुआ, साफ सफाई बढ़ी। हाँ, वो तो देखा है। फिर SDG 7 सस्ती और साफ ऊर्जा, इसके लिए उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना ने मतलब घर घर LPG और बिजली पहुंचाने में मदद की। अच्छा। और SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य, उसमें आयुष्मान भारत का रोल है स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने में। और हाँ, नीति आयोग का जो SDG इंडिया इंडेक्स है ना, वो भी राज्यों में एक तरह की रेस लगवाता है, जिससे प्रगति पर नजर बनी रहती है। ये तो हुई भारत की बातें, लेकिन जो आपने कहा कि वैश्विक रफ्तार धीमी है, उसकी मुख्य वजह क्या बता रही है रिपोर्ट? आपने पैसों की कमी का जिक्र किया था। हाँ, पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट कहती है कि विकासशील देशों को SDGs के लिए हर साल खरबों डॉलर ज्यादा चाहिए, पर मिल बहुत कम रहा है। खरबों डॉलर? हाँ, खासकर क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पैसा, वो कम है। फिर जो संघर्ष चल रहे हैं, यूक्रेन, गाजा, सूडान, उनसे शांति तो भंग हुई है, मानवीय संकट भी बड़ा है। SDG 16 पर सीधा असर। और कोविड का असर? हाँ, कोविड महामारी का असर अभी भी है। गरीबी बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ा, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। मतलब SDG 1, 3, 4 सब पर असर पड़ा। और ऊपर से जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी का नुकसान तो है ही। चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं। तो क्या रिपोर्ट कोई रास्ता भी सुझाती है? समाधान क्या है? रिपोर्ट का जोर है मतलब मिलकर काम करने पर और सिस्टम सुधारने पर। पहला तो ये कि UN, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए। ओके। दूसरा, SDGs के लिए पैसा बढ़ाया जाए, जैसे ग्रीन बॉन्ड जारी करके, कर्ज में राहत देकर, या जो नुकसानदेह सब्सिडी हैं उन्हें खत्म करके। ठीक है। तीसरा, खेती के तरीकों को टिकाऊ बनाया जाए, जैसे एग्रो इकोलॉजी। चौथा, SDGs को लोकल लेवल पर उतारा जाए, मतलब पंचायतों और शहरों को ज्यादा ताकत और पैसा दिया जाए। हाँ, ये जरूरी है।
वो जिसे कहते हैं टूटी हुई वैश्विक वित्तीय संरचना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पैसों का लेन देन का सिस्टम है, उसे सुधारा जाए ताकि विकासशील देशों को आसानी से और सस्ते में पैसा मिल सके। तो संक्षिप्त में कहें तो भारत ने एसडीजीज में अच्छी प्रगति की है। टॉप 100 में आना एक मील का पत्थर है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक सकारात्मक बिंदु है। पर वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बड़ी हैं और 2030 दूर नहीं है। बिल्कुल। और यही एक सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना होगा, खासकर भारत जैसे बड़े और विविध देश में। क्या सवाल? सवाल ये कि इन लक्ष्यों को सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर तक, मतलब जिला और गांव तक असरदार तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। कैसे सुनिश्चित करें कि विकास का फायदा वाकई हर किसी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? अगर कोई सवाल हो, खासकर यूपीएससी परीक्षा से जुड़ा, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हाँ, जरूर। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।